लोग ऐसी बातें भी करते थे जैसे कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, अगर सक्सेस मिल भी जाता है तो उन्हें अल्टीमेटली क्या मिलेगा। मीनवाइल जो गांव में एक घर था हमारा, मिट्टी का था, वो भी टूट गया। तो उसके बाद एक मेंटल प्रेशर बहुत क्रिएट हो गई। तो मेरे अंदर ये चीज़ आई कि नहीं, मुझे अगर उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे एक रिज़ल्ट देना है एंड देयर आफ्टर मुझे खुद का एक घर चाहिए जिसमें मेरे पेरेंट्स रह सकें। मेरा नाम कुमारी मनिभा है और मैंने इसी साल 2024 में 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2023 इसमें रैंक 51 के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैं शुरू से अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो पटना से ही हुई है और मैं वैशाली बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पिताजी नोबेल प्रोफेशन टीचिंग में हैं। और मेरे सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे जो दादाजी थे और मेरे पिताजी हैं, उनका एक एजुकेशन के टुवार्ड्स एक रुझान बहुत ज़्यादा था, झुकाव था कि बीइंग इन अ लोअर मिडल क्लास फैमिली, अगर सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स अगर सॉर्ट की जा सकती हैं, तो वो हील तभी होंगी जब आपके बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छा मिले। तो ये मेरे पिताजी के अंदर ये चीज़ थी कि उनके बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी देनी है। तो उन्होंने दादाजी से बात करी और हम लोग को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि गाँव में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो मेरे पिताजी की जो जॉब थी टीचिंग, वो पटना में ही थी। तो उन्होंने हमें पटना लाया और उसके बाद हमारी प्रारंभिक शिक्षा पटना से ही हुई। फिर उसके बाद जब 10th मेरी क्वालीफाई हो गई, तो मेरे अच्छे रिज़ल्ट थे, तो मुझे साइंस मिला। तो मैंने साइंस परस्यू किया 12th तक। उसके बाद मेरे फ़ादर ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था लॉ फ़ील्ड से, लेकिन मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने पापा ने पूछा कि क्या तुम लॉ करना चाहती हो? तो मैंने इंस्टेंटली बोल दिया कि करूँगी। फिर पापा ने उससे इंट्रोड्यूस कराया कि क्या होता है लॉ, लॉ में क्या पढ़ाई होती है, क्या करियर ऑप्शंस है। तो जब मैंने करियर ऑप्शंस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने नॉलेज गेन की, तो मुझे पता चला कि लॉ में बेस्ट चीज़ है कि एक तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मुझे कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और साथ में ये भी कि जज बनना है, तो वो मजिस्ट्रेट तभी आप बन सकते हो जब आपने लॉ करी है। तो मुझे कहीं न कहीं एक फ़ैसिनेशन आया कि मुझे लॉ के टुवर्ड्स जाना है और लॉ में ही करियर बनाना है अपना। एंड देन मेरी एडमिशन हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएलएलबी की करी मैंने वहाँ से। फिर उसके बाद क्योंकि जब मैं 3rd ईयर में थी, तो कोविड आ गया था। तो कोविड के टाइम में कुछ दिनों के लिए हमारे कॉलेजेस बंद हो गए थे। जब कोविड पीरियड एक्सटेंड हो गया, तो फिर टाइम बढ़ते गए और हमारे कॉलेजेस लगभग 1 से डेढ़ साल बंद रहे। तो उसी पीरियड में मैंने ये सोचा कि अभी क्योंकि मतलब छुट्टियाँ चल रही थी एंड वो फ़ेज़ बहुत डेंजरस था। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें देखते हुए भी एक चीज़ ये था कि मुझे करियर के लिए भी सोचना था। तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया विथ माय फ्रेंड्स जो हम लोग के साथ ही लॉ कर रहे थे, तो कि कौन-सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो मुझे लगा क्योंकि लॉ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, आप लॉ फर्म जॉइन कर सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, आप जज बन सकते हो। सो देयर आर सर्टेन करियर ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन क्योंकि उस समय कोविड के पीरियड पे दौरान मैंने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने ये एक्नॉलेज किया कि कौन-सा सर्विस रहेगा जिसमें आई वुड बी एबल टू गिव द बेस्ट ऑफ माइंड। सो उसमें क्या हुआ कि मैंने जज के लिए ही सोचा, जुडिशियल सर्विसेज़ के लिए, एंड आई डिसाइडेड कि जुडिशियल सर्विसेज़ में मुझे जाना है। सो इसके बाद मैंने जुडिशियल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2022 में मेरी बीएलएलबी की डिग्री हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद मैंने तैयारी के दौरान ही मुझे एक अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिली कि मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड में कार्यरत हो पाई। मुझे इंटरव्यू का एक अपॉर्च्युनिटी मिला जिसमें मैं अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो गई। तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी जब मिली तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा बिफोर गिविंग द जुडिशियल सर्विसेज़ एग्ज़ाम।
तो क्योंकि मुझे वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस के अंडर ही काम करना था। तो इट वाज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। आई वर्क्ड देयर फॉर 4 मंथ्स एंड मुझे वहाँ पे वर्क प्रेशर्स फ़ील हुए, कैसे काम करना है कोर्ट में, एवरीथिंग। सो इट वाज़ अ फॉर्च्यूनेट अपॉर्च्युनिटी फॉर मी। सो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय व्हाइल डूइंग दैट वर्क मुझे वर्क प्रेशर्स थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था तैयारी के लिए। सो आई डिसाइडेड टू लेफ्ट देयर एंड आई रिज़ाइन्ड देयर आफ्टर एक्चुअली मुझे कोविड हो गया था उस समय पे काम करते हुए हाई कोर्ट में ही। तो उसके बाद मैंने रिज़ाइन करा एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। उसके बाद ये था कि मुझे सपोर्ट डेफिनेटली डिस्पाइट ऑफ हैविंग फाइनेंशियल क्राइसिसेस एंड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये चीज़ था कि मुझे मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे एजुकेशनल डिसीजंस में। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट था इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे हम लोग 4 भाई-बहन हैं, लेकिन किसी की सक्सेस नहीं हो पाई थी ऑल्दो दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। एंड बीइंग माय फादर बीइंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, थोड़ा 4 बच्चों का एजुकेशन कराना इन अ सिटी, इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। लोग ऐसी बातें भी करते थे जैसे कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, अगर सक्सेस मिल भी जाता है तो उन्हें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? सो एक्चुअली ये चीज़ मुझे बहुत अफ़ेक्ट करी थी कि नहीं, अगर वो उन्होंने मुझे इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिया है तो मुझे रिज़ल्ट भी देना है एंड इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे उतना ही करना है जितना एक बेटे कर सकते हैं। मीनवाइल जो गाँव में एक घर था हमारा, मिट्टी का था, वो भी टूट गया। तो उसके बाद एक मेंटल प्रेशर बहुत क्रिएट हो गई और वो घर जो था वो दादाजी के द्वारा ही बनवाई हुई थी। तो उसके बाद ये प्रेशर आ गया और हम लोग घर भी नहीं जा पा रहे थे और जो हम लोग पटना में रह रहे थे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वो रेंटेड हाउस थे। तो ये डिफ़िकल्ट फ़ेज़ बहुत बड़ा था हमारे लिए क्योंकि अपने ही घर में नहीं जा पाना, अपने ही गाँव नहीं जा पाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है। तो मेरे अंदर ये चीज़ आई कि नहीं, मुझे अगर उतनी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे एक रिज़ल्ट देना है, सक्सेस अ, सक्सेस होना है एंड देयरआफ्टर मुझे खुद का एक घर चाहिए जिसमें मेरे पेरेंट्स रह सकें। मैं उनके लिए उतना ही कर सकूँ जितना एक बेटा करता है किसी पेरेंट्स के लिए। और इसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि सबसे पहली चीज़ कि फाइनेंशियल क्राइसिस, कोचिंग्स के फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये फ़ेस करना पड़ता है। तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये चूज़ करना कि उनको कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। मैं डिटर्मिन्ड थी कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज़ क्रैक करना है बाय एनी वे। सो आई डिसाइडेड कि मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी करूँगी और मेरे सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि वैकेंसीज़ आ चुकी थी और मैं अगर कोचिंग लेती तो मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिल पाता। सो आई डिसाइडेड कि जो भी स्टेजेस में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क जो भी रिक्वायर्ड है टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, सो आई डिसाइडेड टू गिव माय बेस्ट एंड डेडिकेट माय सेल्फ टू दिस एग्ज़ाम। मतलब इस एग्ज़ाम को मुझे क्रैक करना था एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था और सारे सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस एक थी, वो सक्सेस जो मैं देना चाहती थी अपने पेरेंट्स को। सो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई प्री के लिए। सो प्री के प्रिपरेशन के लिए मुझे 3 से 4 महीने मिले थे। उसमें मुझे तैयारी पूरी करनी थी, क्योंकि जॉब के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मेरे लिए थोड़ा टफ था कि मुझे एट एनी कॉस्ट इसी टाइम पीरियड में मुझे सिलेबस कवर करना है एंड प्री निकालना है। तो मेरा वो स्ट्रैटेजी रहा क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी, तो मैं यूट्यूब से के माध्यम से मैं हेल्प लेती थी। जैसे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल होते थे लॉ क्लासेस के, तो मैं बेयर एक्ट्स को पेपरथॉन भी लेती थी रिवीजन पर्पस से एंड मैं एमसीक्यूज़ लगाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने मेरे हेल्प आई यूट्यूब के माध्यम से। और मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखती थी, जैसे जो स्टॉक्स के ही कुछ वीडियोज़ थे या फिर इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ होते थे जुडिशियल सर्विसेज़ के, वो चीज़ें मैं स्टार्टिंग से ही देखती थी। तो वो मेरे लिए एक क्लियर विज़न था कि मुझे इंटरव्यू तक जाना है। तो 3-4 महीने मेहनत करने के बाद तो जब प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आई, बिहार जुडिशियल सर्विसेज़ की, तो उससे 1 रात पहले मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात मेरी ऐसे ही गुज़र गई कि कल एग्ज़ाम है, प्रेशर था। तो वो एक प्रेशर था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं 2 पेपर होते हैं, कैसे हो पाएगा? लेकिन जब सुबह हुई तो नींद पूरी नहीं थी,
लेकिन मेरे फ़ादर ने मुझे बोला कि आधे घंटे भी सो लो, सो इट वाज़ अ हेल्प। तो उसके बाद मैं जब गई तो जब जा रही थी मैं एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने, तो मेरे अंदर ये चीज़ ज़रूर मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग हो रही थी कि मैंने प्रिपरेशन को दिए हैं काफ़ी समय और मैंने बहुत मेहनत करी है। एक रात अगर नहीं भी सोए हैं, मुझे अपना बेस्ट देना है और एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल अच्छे से सो लेना है। सो ये एक मेंटल स्ट्रॉन्गनेस थी मेरे अंदर कि मुझे इस चीज़ को कोप अप करना है एट एनी कॉस्ट। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, अ अ, 2 पेपर थे उसको अच्छे से दिए एंड देयरआफ्टर द पेपर वाज़ गुड, सो ठीक था। लेकिन एग्ज़ाम के बाद थोड़ा नर्वसनेस था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी थी और एक था कि मुझे निकालना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके सॉल्यूशन वही था, वो एग्ज़ाम। तो प्रीलिम्स के बाद हमारे पास कुछ टाइम होता है रिज़ल्ट आने तक का। सो रिज़ल्ट के डेट्स एक्सटेंड हो गए थे। 2 महीने बाद आने थे तो 3 महीने बाद 1 महीने एक्सटेंड हो गए थे। लेकिन उसके बाद मेंस था, तो मैंने उसी रात मेरे मार्क्स जोड़े और मुझे लगा कि प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, बट सर्टेनिटी नहीं थी कि एकदम हो ही जाएगा। ये एक थोड़ा-सा था कि पता नहीं क्या होगा, मैंने तैयारी तो की थी अच्छे से। फिर मैंने सोचा, मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करी कि जो उनकी तैयारी कर रहे थे उनके साथ ही, तो हम लोगों से बात हुई, तो ये चीज़ था कि अभी क्योंकि प्रीलिम्स हमने दे दिया है, तो मेंस के लिए तैयारी अच्छे से करनी है अभी से, क्योंकि मेंस के लिए टाइम उतना हो नहीं पाता है जितना रिक्वायर्ड हो, उतना मिल नहीं पाता। लगभग 4 साढ़े 4 महीने हम लोग को टाइम मिले थे मेंस के लिए। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन करा, और पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से करा और जो भी लॉज़ के पेपर्स थे एंड जीके, जीएस सबको अच्छे से करा, मेहनत करी। और सबसे बड़ा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जुडिशियल सर्विसेज़ का मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, वो ख़ासकर बिहार जुडिशियल सर्विसेज़ का, वो 5 दिन का होता है एंड इट इज़ सो हेक्टिक कि एक दिन में आपको 2-2 पेपर 3-3 घंटे के लिखने होते हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे जाती थी और रात को 8 बजे वापस आती थी और फिर अगले ही दिन 2 पेपर होते थे अगेन। तो एक चीज़ ये स्टार्टिंग से था कि मुझे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और रिवीज़न तो ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कीवर्ड्स चाहिए होते हैं मेंस में लिखने के लिए। ऑल्दो आपके पास नॉलेज बहुत हो, लेकिन जब आपके पास कीवर्ड्स नहीं होते हैं, रिवीज़न नहीं होता है, तो शायद आप उसको उतनी क्वालिटी में आंसर्स लिख नहीं सकते और सर्टेन टाइम लिमिट होता है, उसी में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबको कंप्लीट करना है। सो एक चीज़ ये था कि मैंने चाहे 2 घंटे ही सोई, लेकिन रिवीज़न ज़रूर करा कि जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, उनके रिवीज़न मैंने रात में करे और स्लिप भी लिया बीच-बीच में। जैसे मैं आती थी 8 बजे, तो 1 घंटे की स्लिप लेती थी और उसके बाद मैं जैसे रिवीज़न करी और उसके बाद फिर 2 अढ़ाई घंटे सोई और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने जाती थी। तो ये एक थोड़ा हेक्टिक होता है शेड्यूल, जो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको इससे कोप अप करना है। अपना बेस्ट देना है मेंस में, क्योंकि मेंस एज़ द टर्म रेफर्स कि मेन होता है। आपके ये मार्क्स और साथ में इंटरव्यू के मार्क्स ही आपके मेरिट लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मेंस के एग्ज़ाम हो गए, तो मुझे पेपर्स देने के बाद ये सैटिस्फैक्शन था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुझे रिग्रेट नहीं था कि शायद मैंने ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया। पता नहीं, ये सर्टेनिटी तो पता नहीं थी कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये श्योर था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है उस एग्ज़ाम में। तो उसके बाद मुझे थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी थी कि शायद मैं इंटरव्यू के लिए क्वालीफ़ाई कर सकती हूँ और रिज़ल्ट आने में लगभग बहुत टाइम लग गया। तो नवंबर 2023 में मेरे मेंस हुए थे बिहार जुडिशियल सर्विसेज़ के। 10 महीने ऑलमोस्ट लग गए थे और उसके बाद रिज़ल्ट आया था। तो जब रिज़ल्ट आए थे, तो आई वाज़ क्वाइट क्यूरियस, एट द सेम टाइम फ़ियर भी था कि पता नहीं रिज़ल्ट में क्या होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट देखा, तो मेरी रोल नंबर थी उस लिस्ट में। मेरे फ़ादर और मदर वहीं पे थे टेरेस पे, तो मैंने उनको जाके बताया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब भी मेरा रिज़ल्ट आता था, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, जब मैं अपने पापा को कन्वे करती थी, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए वही था, मेरे पेरेंट्स। तो जब मैं उनको कन्वे करती थी, तो पापा बोलते थे थैंक्स। ये बहुत बड़ा चीज़ था क्योंकि वो खुद थैंक यू बोल रहे थे मेरे रिज़ल्ट आने पे।
तो उसके बाद मुझे लगा कि पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा इसमें डरना नहीं है कि इसके बाद अभी क्या होगा, नहीं होगा। जैसे तुमने अपना प्रीलिम्स में बेस्ट दिया है, मेंस में बेस्ट दिया है, वैसे ही तुम्हें इंटरव्यू में भी अपना बेस्ट देना है। सो आई डिसाइडेड, मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि रिज़ल्ट पे। तो मैं प्रोसेस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी। फिर मेरी जब इंटरव्यू की टाइम आई, तो मैंने रिवीज़न अच्छे से कर लिया था। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ये प्रिपेयर्ड थी मेंटली कि मुझे मेंटल स्ट्रॉन्गनेस रखना है, क्योंकि हर स्टेजेस पे आपका मेंटल स्ट्रॉन्गनेस बहुत काम करता है, और इंटरव्यू में स्पेशली कि आपने पढ़ाई सारे बच्चे अच्छे से कर चुके होते हैं, लेकिन खुद को बूस्ट करके रखना, हैपीली आप इंटरव्यू रूम में जाओ, इंटर करो, वो आपके परफॉर्मेंस को बहुत बूस्ट कर देते हैं और बहुत अच्छा जाता है। मेरे साथ यही हुआ कि एक रात पहले, जब इंटरव्यू से एक रात पहले मैं रिवीज़न कर रही थी, लेकिन 10 बजे ही मैंने छोड़ दिया था जितने भी रिवीज़न हुए मेरे। फास्टली मैंने आधे घंटे में सबको देखा, और उसके बाद मुझे ये था कि मुझे प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि अगर मैं रिवीज़न करती रह जाऊँगी, अभी तक मुझे जितनी पढ़ाई करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अभी अगर मैं रिवीज़न करती रहूँगी, मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। सो आई डिसाइडेड कि प्रॉपर स्लीप लूँ और हैप्पी रहूँ, थोड़ी खुश रहूँ, ताकि वहाँ पे नर्वसनेस ना शो हो और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। सो स्टार्टिंग में मैं सुबह जब उठी, तो प्रॉपर तैयारी से मैं गई और इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू के बाद मुझे फीलिंग अच्छी थी कि इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन फिर भी मुझे सर्टेनिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मार्किंग किस स्कीम पे होती है, कितने मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो सर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं होती है सक्सेस की कि आपको मिल ही जाएँगी, लेकिन पॉज़िटिविटी मेरे काम आ रही थी, मुझे हेल्प कर रही थी। तो जब इंटरव्यू हो गया, सो अब आती है रिज़ल्ट की बारी। 28 नवंबर को रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था कि आ सकता है। सो रात हो गई थी 8 बजे के आसपास, और उससे पहले बीपीएससी के रिज़ल्ट्स भी आए थे, तो टाइमिंग वही थी। मुझे ये चीज़ पता थी कि 8 के बाद 8, 10, 12 में ही रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली आएँगी। न्यूज़ में आ गए थे कि रिज़ल्ट्स आउट हो चुके हैं, एंड एक चीज़ थी कि सर्टेन रेशियोज़ न्यूज़ में आ गई थी कि 75 गर्ल्स हैज़ बीन सेलेक्टेड आउट ऑफ 153 सीट्स। सो कहीं न कहीं वहाँ भी एक पॉज़िटिव अप्रोच था कि शायद अच्छा हुआ होगा कुछ रिज़ल्ट। तो फिर मैं वेबसाइट पे बैठी थी, और मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने किसी को नहीं बताया था घर में, मम्मी-पापा को भी नहीं कि अभी रिज़ल्ट आना है, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि रिज़ल्ट अगर अच्छा होगा तो जाके आराम से बताऊँगी। फिर मैं रिज़ल्ट देख रही थी, फिर जैसे ही वेबसाइट पे बैठी थी पॉपअप हुआ, तो मैंने रिज़ल्ट देखा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। स्टार्टिंग में मैंने ऊपर से ही रिज़ल्ट देखना शुरू किया था, लेकिन ऊपर में मेरे नाम नहीं दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हुआ। बट मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि मेरा नाम थोड़ा यूनिक है, तो शायद मैं फास्टली देखूँ तो मेरे रिज़ल्ट में नाम मुझे दिख सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे गई, 50 क्रॉस हुआ, मैंने अपना नाम देखा 51 पे, कुमारी मनिभा, एंड वैसे ही मैं दौड़ी, पापा के पास गई, मम्मी के पास गई, और मैंने बोला कि पापा, मम्मी, हो गया रैंक 51। वो एक जो लम्हा था, वो टाइम मोमेंट बहुत प्रीशियस था, क्योंकि माय फादर हग्ड मी एंड ही स्टेटेड कि तुमने कर दिखाया, बहुत अच्छा। फिर मैंने मम्मी-पापा का आशीर्वाद लिया, फिर कॉल्स आने शुरू हो गए। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस था, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, और पापा का सपना था जिसको मैंने साकार किया था। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल था। सो मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी, जो भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप अपना बेस्ट दीजिए उस एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस भी करिए, सॉल्यूशंस भी ढूँढिए, और अपने पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं आपके लाइफ में जो आपका बेस्ट सोचते हैं। वो कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं हो सकते। इसके साथ ही मैं जोश टॉक्स का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जिसके द्वारा मैं अपनी लाइफ स्टोरी और सक्सेस स्टोरी को आप लोगों के साथ पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। धन्यवाद।